हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत में जातिवाद और सांप्रदायिकता। भारत में जातिवाद की क्या भूमिका है, भारत में जातिवाद क्या है और सांप्रदायिकता क्या है और उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के सम्मुख या समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, यानी कि आज भारतीय संविधान या भारत किन किन चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें से मुख्य चुनौतियों में है एक जातिवाद और सांप्रदायिकता। देखिए, जाति क्या होती है, जातिवाद क्या होता है। जाति को समझने के लिए हमें ये जाति जैसी चीज़ भारत में देखने को मिलती है, इसके अलावा कहीं और देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये जो जाति व्यवस्था है, ये आपको इसको समझने के लिए हमें प्राचीन व्यवस्था में जाना पड़ेगा। प्राचीन काल में भारत में जैसे कि मनुस्मृति की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे समाज में, भारतीय समाज में 4 वर्ण पाए जाते थे। पहले जातियां नहीं होती थी, पहले वर्ण होते थे। आपने सुना ही होगा इन वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कर्म के आधार पर बटे हुए होते थे। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना और पूजा पाठ वगैरह करवाना हुआ करता था। वहीं क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा और प्रशासन को संभालना होता था। और वैश्य वर्ग का कार्य कृषि और व्यापार से संबंधित कार्यों को करना होता था। और वहीं शूद्रों का कार्य इन तीनों वर्गों की सेवा करना हुआ करता था। ठीक है, तो ये थे हमारे देश के हमारे समाज में 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये कर्म के आधार पर विभाजित थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के अलग अलग कार्य निर्धारित किए जा चुके थे। ब्राह्मण का कार्य जहाँ पूजा पाठ कराना और शिक्षा देना हुआ करता था, वहीं क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना होता था और वैश्य व्यापार संभालते थे और शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा किया करते थे। सबसे ज़्यादा जो जातियाँ पाई जाती हैं आज के समय में, वह शूद्रों में ही पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारी जो आज की वर्तमान जातियाँ हैं वो सम्मिलित थी। जितने भी तरह के कार्य थे, सेवा से रिलेटेड जितने भी तरह के कार्य थे, वो है सभी क्या कहलाते थे? शूद्र कहलाते थे। इन्हीं की स्पेशली, मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करता, इनके अलावा भी इनमें भी अब वो ये जो वर्ग व्यवस्था है, धीरे धीरे, पहले ये कर्म के आधार पर थी वर्ण व्यवस्था, धीरे धीरे कर्म के आधार पर हो गई। कर्म के आधार पर स्टार्टिंग में थी और धीरे धीरे वह जन्म के आधार पर हो गई। यानी कि जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वह ब्राह्मण हो गया जन्म से ही, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ कर्म के आधार पर ही कोई ब्राह्मण होता था, कर्म के आधार पर ही क्षत्रिय और कर्म के आधार पर ही वैश्य या शूद्र होता था। जैसे जैसे व्यवस्था कठोर होती गई, समाज प्रगति करता गया, ऐसे ही समाज में जटिलता आती गई। जाति को लेके, वर्ण व्यवस्था को लेके जटिलता आती गई। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण ही बना, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला क्षत्रिय बना और वैश्य के घर में पैदा होने वाला वैश्य कहलाया और शूद्र के घर में पैदा होने वाला शूद्र कहलाया। ये व्यवस्था किस में आधारित हो गई? जन्म आधारित हो गई। जो व्यवस्था जब स्टार्टिंग में बनी थी कर्म आधारित थी, वो अब किसके आधार पर हो गई है? जन्म के आधार पर हो गई है। वो कन्वर्ट हो गई अब, यानी कि जो जिस वर्ण में पैदा होता उसी वर्ण में ही रहता था। बाद में कालांतर में धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था किस में बदल गई? ये वर्ण व्यवस्था बदल गई जाति में। ब्राह्मण अब एक वर्ण की बजाय एक जाति हो गई और इस ब्राह्मणों के अंदर भी कई प्रकार के ब्राह्मण हो गए। कहते हैं कि दक्षिण भारत में ही 5 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो इसी प्रकार से जातियों के अंदर भी उपजातियाँ हो गई। ब्राह्मण भी कई प्रकार के और क्षत्रिय भी कई प्रकार के, जैसे कि राजपूत हो गए। ठीक है, ये क्षत्रिय हैं। इसके अलावा और कई जातियाँ जो अपने आप को क्षत्रिय कहलाने लगी राजपूतों के अलावा। वैश्य वर्ग में ज़्यादातर अग्रवाल समाज आता है, क्योंकि यह व्यापार से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जितनी भी जातियाँ थीं वो सभी शूद्रों में आती थी, चाहे वो आज के टाइम में कोई भी जाति है जो इन तीनों
वर्णों की सेवा करती थी वह शूद्रों में आती थी। ये शूद्रों की जो गिनती है वह कई जातियों में विभक्त हो गई। तो आज के टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जातियों में कन्वर्ट हो गई है। पहले सिर्फ समाज 4 वर्णों में विभाजित था, पहले भारतीय समाज सिर्फ 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन आज भारतीय समाज असंख्य जातियों में विभाजित है। बहुत सी जातियां भारत में आज के टाइम में पाई जाती हैं, और न सिर्फ जातियों के अंदर भी उपजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि ब्राह्मण भी कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, उसी प्रकार से अन्य जातियों में भी कई प्रकार की जातियां होती हैं। तो ये था जाति का अर्थ। तो जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब यह होता है कि वर्ण व्यवस्था से जो बनी कालांतर में एक ऐसी व्यवस्था जो कि एक पर्टिकुलर किसी कार्य को करते थे पहले, और उसी कार्य को उनके जन्म के आधार पर उसी कार्य को करने को कहा गया। तो उससे एक समाज का निर्माण हुआ, जिसे हम जाति कहते हैं आज के टाइम में, जाति का निर्माण हुआ। तो वो एक ऐसा वर्ग जो एक समान कार्य को करता है, उस कार्य को करने वाले को उस जाति के नाम से संबोधित कर दिया गया। तो वर्तमान में ऐसी विभिन्न जातियां भारत में पाई जाती हैं। जाति की भारतीय राजनीति में भूमिका, देखिए जाति की भारत में भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के टाइम में, और स्पेशली राजनीति में। क्यों है? क्योंकि देखो आज के टाइम में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि इससे कोई बड़ी बहुसंख्य जाति नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक होती है। तो जब निर्णय लिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये ध्यान में रखी जाती है कि इससे किस तबके को नुकसान होगा या किसको फ़ायदा होगा। और स्पेशली उस जाति को यह बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते जिसका दबदबा राजनीति में होता है। उम्मीदवारों का चयन भी इसी आधार पर होता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में इस जाति की बहुलता है, तो वह उसी जाति के व्यक्ति को टिकट मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बयाना गुजर बहुल्य क्षेत्र है, अगर यह सीट विधानसभा की रिजर्व नहीं होती, हालांकि यह रिजर्व सीट है इसलिए SC की रिजर्व है, इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट को ही दे सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होती तो ये बयाना गुजर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यह सीट गुजरों को ही देने के ज़्यादा चांसेस होते। सचिन पायलट का प्रभाव इस सीट पर क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह यही है क्योंकि यह गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। नेक्स्ट, मतदान व्यवहार। जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा अभी विवाद हुए थे सचिन पायलट और गहलोत के, तो एक पूरे के पूरे बयाना, भरतपुर जैसे समाज, भरतपुर के आसपास जितने भी गुजर बाहुल्य जो एरियाज़ हैं, उनमें एक बात कॉमन थी कि भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि गहलोत सरकार बनाए या वसुंधरा सरकार बनाए, हम किसी के समर्थक नहीं, हम फैन हैं सचिन के। तो वो क्या, सचिन जो पायलट है उससे प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि वह उनकी कास्ट का है, और इसीलिए वह कांग्रेस को वोट किए हैं उन्होंने, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस में है। तो ये मतदान व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है जाति। अगर वह बीजेपी में होता तो शायद ये सारे के सारे वोट बीजेपी को मिलते, अगर परंतु वह कांग्रेस में है तो ये सारे के सारे वोट किसको मिले? कांग्रेस को मिले। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप अगर मान लीजिए अगर कोई मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री बन जाने के बाद किसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगा, ये बहुत हद तक तय किया जाता है कि उसे किस जाति के ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उस जाति के किसी न किसी व्यक्ति को वह अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। नेक्स्ट, जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह भारत में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आपको पता है, जब मान लीजिए कोई पूरे जाति से रिलेटेड कोई सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे कि आरक्षण चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, ये पूरी जाति के इकट्ठे लोग होकर धरना प्रदर्शन और जाम वगैरह कर देते हैं। कई बार तो पटड़ियाँ भी उखाड़ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह और दबाव समूह एक ही बात है। चुनावों में जाति का सहारा। एक और बात कि चुनाव जब होते हैं तो जाति का सहारा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जाति के आधार पर वोट ट्रांसफ़र किए जाते हैं पूरे के पूरे। जाति का सहारा कैसे लिया जाता है? देखिए, किसी भी समाज में या देश में लोकतंत्र में वोट चाहिए होते हैं, और भारत में जाति अपने आप में एक ग्रुप है। अगर आपने एक जाति के बड़े नेता को कन्वेंस कर लिया अपनी तरफ, तो पूरी की पूरी अपनी जाति के वोटों को एक ग्रुप के रूप में
आपके खाते में ले आएगा, आपके पास, आपके खाते में उस सारे के सारे वोट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जाति अपने आप में एक ग्रुप है और उस ग्रुप के लीडर को आपने अपनी पार्टी की तरफ खींच लिया तो सारे वोट आपकी पार्टी के माने जाएंगे उस जाति के। तो ये जाति अपने आप में चुनावों में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो राजनीति में जाति का बहुत ज़्यादा महत्व रोल होता है। अब हम बात कर लेते हैं सांप्रदायिकता की। देखिए सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता होती है भाषा या धर्म के आधार पर, स्पेशली भाषा स्पेशली धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पर जो व्यक्ति अपने आप को अन्य समाज से या अन्य वर्गों से अलग घोषित करे वो होता है एक संप्रदाय। क्या होता है वह? संप्रदाय। देखिए एक व्यक्ति भाषा या धर्म के आधार पर अपने आप को अन्य वर्ग से अलग करे तो वह क्या हो जाएगा? एक अलग संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है। और ये संप्रदाय अपने लिए अलग मांग रखता है और इस तरह की बातें करता है। और जब सरकार इस आधार पर डिसीजन लेती है, सांप्रदायों के आधार पर डिसीजन लेती है, तो वह कौन सा डिसीजन कहलाता है? सांप्रदायिक डिसीजन कहलाता है। सांप्रदायिक डिसीजन कहलाता है। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की थी जिसमें मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देंगे, यानी कि एक एक संप्रदाय को उसके संप्रदाय के लोग ही वोट देंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की थी। तो ये जो संप्रदाय होता है, यह सांप्रदायिकता जो होती है यह किसी संप्रदाय विशेष के हितों का ध्यान रखती है और इससे समाज में, इससे पूरे देश में अनेक प्रकार के संप्रदायों का जन्म हो जाता है जो कि किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो ये सांप्रदायिकता के कारण कोई भी देश एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। उस देश में बहुत छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा देश अलग अलग संप्रदायों या धार्मिक संप्रदायों में तब्दील हो जाएगा या भाषाई सांप्रदायिकता में तब्दील हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है सांप्रदायिकता के भारत में? देखिए एक तो इसका सबसे बड़ा कारण है विभाजन की कटु यादें। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान भेजे गए और बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत में आए, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए वहाँ पे, और यहाँ से हमने यहाँ पर हिंदुस्तान में हमने किए और पाकिस्तान में मुसलमानों ने किए हिंदुओं के साथ। तो इस प्रकार की जो यादें हैं भारत में कि हमारे साथ वहाँ पर बहुत बुरा हुआ था, उसको भूल नहीं पाए हैं। ये भी अपने आप में एक इशू है सांप्रदायिकता का कि वो कभी भी वो हिंदू जो वहाँ के सताए हुए थे पाकिस्तान के, वो कभी भी मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक स्वार्थपूर्ति। राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए भी राजनीतिक दल अक्सर सांप्रदायिकता की आग को भड़काते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते रहते हैं। तीसरा, मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन। मुसलमान हमारे देश में बहुत ही आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति में है और वो अपना पिछड़ेपन का कारण समाज की अपने आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण वो लोग किसको मानते हैं? वो मानते हैं कि हमें सही से ट्रीट नहीं किया जाता, हमें सही से सुविधाएं नहीं दी जाती, हमें सही से प्रशासन में जगह नहीं दी जाती और हमारा ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जाता। तो वो अपने आप को एक ठगा हुआ सा महसूस करते हैं भारत के मुसलमान जब अपने आप को वह इस स्थिति में पाते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तान भी इस सांप्रदायिकता की आग को भड़काने में कमी नहीं छोड़ता। वह भी अपने प्रचार के माध्यम से, अपने धार्मिक प्रचार के माध्यम से और अपने अन्य प्रकार के षड्यंत्रों से भारतीय मुसलमानों को बलगराता रहता है, जिससे कि वह सांप्रदायिकता की आग को जलाता रखे। सरकार की उदासीनता। देखिए सरकार इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, ये भी एक कारण है कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती जाती है। आज भी आपने देखा होगा सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा चरम पर आ चुकी है, स्पेशली हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। नेक्स्ट, तुष्टीकरण की राजनीति। जब किसी एक संप्रदाय की उचित और अनुचित मांगों को आंख बंद करके मानने लग जाते हैं और दूसरी संप्रदाय की मांगों को आप ठुकराने लग जाते हैं, उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति।
यानी कि जब सरकार किसी एक वर्ग या विशेष या संप्रदाय की मांगों, उचित और अनुचित दोनों प्रकार की मांगों को मानने लग जाती है और अन्य संप्रदाय की मांगों को दरकिनार कर देती है, इग्नोर कर देती है, तो उसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। इससे भी देश में सांप्रदायिकता पनपती है, क्योंकि जिस संप्रदाय के हितों की पूर्ति नहीं होती वह असंतुष्ट हो जाता है। विदेशी शह और धन, देखिए विदेशों से भी शह मिलती है कई धार्मिक भावनाओं को उग्र करने के लिए, और कई प्रकार से धन भी आता है जिससे कि आर्थिक सहायता से उस सांप्रदायिकता की आग को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस प्रकार की चीज़ें भारत में होती हैं जातिवाद और सांप्रदायिकता को लेकर। भारत आज के टाइम में इस जातिवाद और सांप्रदायिकता से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। सांप्रदायिकता के कारण देश में एक सांप्रदायिक आग लगी रहती है और जातिवाद के कारण एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना होने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जाति को ही ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के, अपने संप्रदाय को ही ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के। तो राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय हित से ज़्यादा जब व्यक्ति अपने संप्रदाय और जाति के लिए कार्य करने लगे तो यह देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इसलिए अनिवार्य है कि इनका समाधान किया जाए, जो कि भारतीय संविधान के सम्मुख आज के टाइम में प्रमुख चुनौतियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।